गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यूरेका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। पीआरटी साइकोलॉजी के पूरे सिलेबस का डिस्कशन करने आई हूँ। इसका मतलब अब हमारे पास वैकेंसीज आने वाली हैं केवीएस की, डीएसएसबी की, तो क्यों ना हम पहले से ही प्री प्लान कर लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हमें पीआरटी के एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है। तो आज मैं आपके सामने पीआरटी साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ क्वेश्चंस नहीं, बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या क्या और किस किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। चलो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि पीआरटी साइकोलॉजी जो है वो क्या है, क्यों आखिर उसके अंदर ऐसे कहा जाता है। ऑलमोस्ट बच्चे ही सोचते हैं कि ये तो सबसे टफ सब्जेक्ट है, तो हम इसे इतना टफ ना बनाते हो, बहुत ईजी और एंटरटेनिंग तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सके और क्लास का माहौल ऐसा क्रिएट कर सके कि हाँ भाई जो पढ़ रहे हैं वो समझ भी आ रहा है और उसको हम अपने रियल लाइफ में, और जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो हम उसको यूज़ भी कर सकें, एप्लीकेशन भी कर सकें। चलो एक बात थोड़ा सा देखते हैं हम लोग पीआरटी साइकोलॉजी में क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अगर बेसिकली हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े सिलेबस के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करूँगी। आज हम लोग बात करते हैं कि पीआरटी साइकोलॉजी है क्या और आखिर इसके अंदर टीचिंग मैथडोलॉजी को कितना वेटेज दिया गया है, या फिर हम पैडागोजी इसको बोलते हैं उसको कितना वेटेज दिया गया है शिक्षा शास्त्र को, या इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा शास्त्र से संबंधित कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा महत्व देना चाहिए। एक वर्ड यूज़ होता है टीचिंग, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, उसके साथ ही मैं आपको उसके सिलेबस के बारे में भी फिर बताऊँगी। एक वर्ड है टीचिंग। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण। कहना चाहिए कि हमारी पूरी प्रक्रिया जो है इस पर आधारित है। बेशक चाइल्ड सेंटर अप्रोच चल रही है हमारे देश में, हम पूरी शिक्षा को बाल केंद्रित रखकर पढ़ाते हैं, बट मुखिया कौन है? शिक्षक। शिक्षक निर्धारित करता है या टीचर निर्धारित करता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी क्लास इफ़ेक्टिव, अट्रैक्टिव और उतनी ही आकर्षित हो जाए कि बच्चे का दिल ना भी करे पढ़ने का तो वो पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट कर ले। तो आज हम लोग टीचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन चीज़ों की बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हमारे देश की जो प्रशासन व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, एनसीईआरटी है, एनसीएफ है, या और भी हमारे साथ जो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए लगे हैं, वो किस उद्देश्य से इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखो, जब टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग किसके लिए की जा रही है? स्टूडेंट्स के लिए की जा रही है, बालक के लिए की जा रही है, चाइल्ड के लिए की जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझोगे। जब टीचिंग की जा रही है तो किसके लिए की जा रही है? बालक के लिए की जा रही है। इसलिए पूरी शिक्षा जो है हमारी किस पर केंद्रित है? बालक पर। बट इसको गाइड करने वाला, काउंसलिंग करने वाला, सलाह देने वाला, परामर्श देने वाला कौन मुखिया है? टीचर। हाँ, ये अलग बात है कि वो बालक की 3 चीज़ों पर ध्यान देकर कार्य करता है। सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम देखेंगे वो फैक्टर है एज, मतलब बच्चे की आयु का ध्यान रखते हुए शिक्षक क्या करता है? टीचर अपने पढ़ाने के तरीके को, अपने वे ऑफ टीचिंग को मॉडिफाई करता है। सेकंड क्या है? एज तो हमने देखी ही यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पे उसका लेवल है, उसका स्तर। इसका मतलब एक टीचर उस बच्चे के स्तर को मद्देनज़र रख कर क्या करता है? एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करता है। तीसरी चीज़ जो आती है उसको कहते हैं हम लोग एबिलिटी। एबिलिटी को क्यों यहाँ महत्व दिया जा रहा है? योग्यता को। योग्यता का मतलब क्या है? यहाँ पे आयु भी है, स्तर भी है, योग्यता भी है। योग्यता का मतलब है कि हर बच्चा जो है एक बराबर नहीं होता। हर बच्चे की कार्य करने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। बेशक बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कहते हैं कि एक समान स्तर पर होता है। एजुकेशन सिस्टम में हमारे यहाँ 2 प्रकार के नियमों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एक है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, और दूसरा कहलाता है जिसको हम कहते हैं एकरूपता का नियम। मतलब दुनिया में जो भी इंसान आया है वो एक दूसरे से क्या है? अलग है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मैं एक साथ एक ही कक्षा में सभी को पढ़ा रही हूँ, पर क्या तुम सब एक जैसा नंबर लाओगे?
नहीं, इसका मतलब मैं पढ़ा भी एक साथ रही हूँ, लिखवा भी एक साथ रही हूँ, समझा भी एक साथ रही हूँ, एक्सप्लेनेशन भी एक साथ दे रही हूँ, बट जब मैं इवैल्यूएट करूँगी तो सब अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप स्कोर करोगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन सब में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो हर बच्चा अपनी आयु, अपने स्तर और अपनी क्षमता के आधार पर क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। पर दूसरा नियम मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये एक रूपता का नियम, ये दोनों एक दूसरे से अलग है फिर भी दोनों एक साथ लग रहे हैं। विभिन्नता का नियम तो आपको समझ आ गया कि भी एक साथ पढ़ने के बावजूद भी सभी बच्चे अलग अलग स्कोर कर रहे हैं। बट एक बात बताओ, दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा एक साथ ग्रोथ करता है। आप कभी ये देखा है कि 2 साल का बच्चा, मेरे पड़ोस में जो 2 साल का बच्चा है वो तो चलने लग गया, पर एक 2 साल का बच्चा है जो अभी बैठना भी नहीं सीखा है? ऐसा नहीं सुना होगा आपने, हमेशा सुना होगा कि 2 साल के बच्चे चलने लग जाते हैं, है ना, या फिर 2.5 साल का बच्चा बोलने लग जाता है। ऐसा क्यों सुना है? क्योंकि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल फैक्टर है कि हर बच्चे का जन्म लेने के बाद जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एक जैसा नहीं होगा पर ऑलमोस्ट, मतलब ज़्यादातर वो क्या होगा, समान होगा। तो हमारे भारत में या किसी भी पूरी दुनिया में अगर बात करें हम लोग सिस्टम की, तो हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हर चीज़ पर लागू होता है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का। देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इन चीज़ों को। और अब मुद्दा उठता है हमारे पास आयु, स्तर और एबिलिटी। अब एक बालक के पास ये तीनों चीज़ें हैं, आयु भी है, स्तर भी है और एबिलिटी भी है। और इसी आधार पे हमें क्या करना है, शिक्षण प्रक्रिया तैयार करनी है, एक प्रोसेस तैयार करना है कि मेरी क्लास में प्रत्येक बच्चा जो बैठ रहा है वो 30 के 30 बच्चे मेरे पढ़ाने की क्षमता के आधार पर समझ सकें, और मैं जो समझाना चाह रही हूँ, मैं जो ज्ञान उनको ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ वो ज्ञान उन तक पहुँच सके। बट उसके लिए करूँ क्या, मैं किस तरीके के हथियार का इस्तेमाल करूं, मतलब किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करूं, क्या ऐसा एफर्ट डालूं मैं क्लास में कि मेरे सामने वाला बैठा हुआ प्रत्येक बच्चा मेरे ज्ञान को मैं उन तक पहुंचा सकूं, और मैं जो उन्हें देना चाह रही हूं वो उसको एज इट इज़ वैसा क्या कर सके, ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक प्रोसेस तैयार किया, उस चीज़ को समझेंगे। अब यहाँ पे बालक जो है, इन बालक की इन सारी योग्यताओं के आधार पर हमने एक सिस्टम तैयार किया जिसको कहा हमने करिकुलम। करिकुलम का मतलब क्या है यहाँ हिंदी में, पाठ्यचर्या। पर पाठ्यचर्या इतना आसान थोड़ी था तैयार करना हमें। जब पाठ्यचर्या की बात की तो हमने एनसीएफ की बात की, और एनसीएफ की बात की तो 2005 की बात की। मतलब एनसीएफ 2005 के अंतर्गत हमें बताया गया कि करिकुलम के अंतर्गत क्या क्या रखना है और बच्चों के विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें हर विद्यालय में अनिवार्य है। तो हर स्कूल में हमें कौन कौन से सिस्टम को फॉलो करना है और कौन सी अप्रोच हमारे स्टूडेंट्स के डेवलप के लिए ज़्यादा बेटर होगी, इस चीज़ को हमें कौन बता रहा है, करिकुलम बता रहा है। बट कैसे बता रहा है, क्यों बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है, और इसके पीछे इसके थॉट क्या है। हमारी एजुकेशन सिस्टम अगर बात करें तो ट्राइपोलर सिस्टम पर काम करती है। ट्राइपोलर सिस्टम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिध्रुवीय या त्रिपक्षीय प्रणाली। इसको किसने दिया है, इसको जॉन डीवी ने दिया है। जॉन डीवी कौन थे? अगर बात किया जाए तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है खाली बर्तन नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है, या फिर टेबुला रासा नहीं है जॉन लॉक की तरह। जॉन लॉक क्या कहता है कि जो बच्चा है वो एक खाली बर्तन के समान है। एक क्या कहना चाहिए उसको, विशल सुना होगा आप लोगों ने ये वाला, जिसमें कहा गया था कि जॉन लॉक कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो एक खाली बर्तन के समान है, एक टेबुला रासा है। मतलब वो ज्ञान निर्माण नहीं करता है, वो जब जन्म दुनिया में आता है तो वो खाली आता है और धीरे 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 अपने परिवेश में अपने ज्ञान का निर्माण करता है। पर प्याजे और जॉन डीवी और ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने इन बात को थोड़ा परिवर्तित करते हुए कहा, जिसमें से सबसे ज़्यादा नाम जॉन डीवी का लिया गया। जॉन डीवी क्या कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं कि द चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। इसको बंडूरा भी मानते हैं, इसको वाइगॉत्स्की भी मानते हैं, पर वाइगॉत्स्की कहता है कि भाई बच्चा तो तब अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाएगा जब उसे किसी चीज़ की स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब कोई ना कोई एडिशनल सहायता उसे जहाँ नीड है वहाँ पे अगर ज़रूरत होगी और आप सहायता दोगे तो बच्चा ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। बट जॉन डीवी क्या कह रहे हैं
वो कह रहे ट्राइपोलर सिस्टम है एजुकेशन। एजुकेशन ट्राइपोलर सिस्टम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोल रही हूँ, अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम थोड़ा स्लो करना है, स्पीड करना है। आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियो आप लोगों को जो है डिलीवर करूँगी। मेरे अनुसार ना पढ़ाकर मैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के से पढ़ाना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैम फास्ट पढ़ा रही हैं, स्लो पढ़ा रही हैं, या फिर किस वे में पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ट्राइपोलर सिस्टम की बात कर रहे थे। तो ट्राइपोलर सिस्टम क्या है? देखो, 2 प्रतिबिंब बहुत ज़रूरी है, 2 बिंब बहुत ज़रूरी है, 2 पिलर बहुत ज़रूरी है। एक टीचर, एक स्टूडेंट। एक टीचर है मेरे पास और एक मैं कौन हूँ? टीचर हूँ। और मेरे पास कौन है? स्टूडेंट है। अब टीचर स्टूडेंट के बिना तो एजुकेशन सिस्टम का जो है एक बोलना चाहिए बैलेंस, वो हिल जाएगा। तो टीचर स्टूडेंट के लिए क्या ज़रूरी है? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए हमें? करिकुलम चाहिए। इसका मतलब टीचर स्टूडेंट का संबंध मजबूत तब होगा जब उसके बीच में किसका प्रयोग किया जाएगा? करिकुलम का प्रयोग किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर ट्राइपोलर सिस्टम में करिकुलम क्यों जोड़ा गया। हमें, अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको आगे की तरफ करूँगी। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको कि ये क्या है और करिकुलम की बात क्यों की गई, किस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं थोड़ा सा इसको, करिकुलम की बात करते हैं। अब करिकुलम जो है, इसके बनाने के लिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया। तुम्हारा क्या वर्ड यूज़ किया है? मैंने टीचिंग वर्ड यूज़ किया है बेटा। देखो, टीचिंग का मतलब है शिक्षण। अब शिक्षक को, टीचर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए? जब करिकुलम बनाया गया तो करिकुलम बनाने से पहले एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आया कि मैं कैसा करिकुलम तैयार करूं कि जिससे सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता पूरी हो जाए। क्योंकि हमारे देश में एनसीएफ 2005 के अनुसार इंक्लूसिव एजुकेशन लागू हो चुका है, समावेशी शिक्षा। अब इस इंक्लूसिव एजुकेशन में पहले हमारे पास केवल जनरल चाइल्ड हुआ करते थे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में थोड़े से स्पेशल चाइल्ड भी मिक्स कर दिए गए, बट इंक्लूसिव में तो जनरल स्पेशल दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, मिला दिया गया। तो हमारे पास चाइल्ड की दोनों कैटेगरी अब स्कूल में मिल रही है। अब हमारे पास जनरल स्टूडेंट भी हैं और हमारे पास स्पेशल स्टूडेंट भी हैं। अब जनरल स्टूडेंट की तो सामान्य आवश्यकताएं हैं जो हम शुरू से पूरी करते आ रहे हैं, बट स्पेशल चाइल्ड को कैसे उनकी नीड को फुलफिल करें। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में कहा गया कि जनरल तो पढ़ेगा, स्पेशल भी मिला लो, बट स्पेशल को कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दोगे। बट यहाँ मुद्दा उठा कि जनरल और स्पेशल दोनों को मिलाकर पढ़ाओ। किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन में दोनों को मिलाकर पढ़ाओ, बट स्पेशल बच्चे को स्पेशल नीड के अनुसार स्पेशल फैसिलिटी दो, तब तो वो इंक्लूसिव कहलाएगी, तब तो उनको मैं विकास कर पाऊंगी, उनको उनकी क्षमता के आधार पर डेवलप कर पाऊंगी। तब यहाँ पे चाइल्ड की 2 कैटेगरी को मिक्स कर दिया गया। किसके अंतर्गत? इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत। और इंक्लूसिव एजुकेशन में एक बात कही गई कि जनरल स्पेशल दोनों चाइल्ड को मिलाकर पढ़ाओ, पर शर्त रखी गई कि स्पेशल चाइल्ड को उनकी नीड के अकॉर्डिंग क्या दिया जाए? फैसिलिटीज़ दी जाए, ताकि बच्चा अपनी क्षमता के आधार पर डेवलप कर सके। अब मेरे पास टीचिंग करने के लिए टीचर को समस्या है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो है टीचिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। तब उन्हें कुछ करिकुलम में सर्वेक्षण किया गया कि मैं क्या सर्वेक्षण करूं, किस तरीके का सर्वेक्षण करूं कि मेरे बच्चों के लिए ऐसा करिकुलम तैयार किया जाए, एनसीएफ के द्वारा ऐसा करिकुलम तैयार किया जाए जिससे कि आपके विद्यालय में वो सारी सुविधाएं और वो सारी टेक्निक्स, वो सारे तरीके प्रयोग किए जाएं जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट संभव हो सके। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, लेते हैं हम लोग। टीचिंग करने के लिए टीचर्स को कुछ वर्डों की ज़रूरत होती है। एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मान लो व्हाट, क्या, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाई, क्यों, या फिर हम बोल सकते हैं हाउ, कैसे, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, इट मीन्स वॉट तो हो गया है, सॉरी, वेयर, यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेयर, कहाँ,
उसी तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं व्हेन, कब और whom, किसे। मैंने कुछ आपको WH फैमिली के वर्ड लिए हैं। ये WH फैमिली वर्ड जो है आपको एक वर्ड में डिफाइन कर देगी कि आखिर हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं, या चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, या फिर टीचिंग मैथडोलॉजी की क्या ज़रूरत है हमें, या फिर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों सीखना चाहते हैं। क्योंकि टीचिंग करने के लिए एक टीचर को इन क्वेश्चंस के आंसर आना ज़रूरी है। तो करिकुलम बनाते समय NCF के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल व्यवस्थित रूप में अरेंज किए गए, इसीलिए NCF को इतना महत्व दिया जाता है। देखेंगे NCF क्या बताता है, करिकुलम क्या बताता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा साइकोलॉजी है क्या। देखो, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और किसे पढ़ाना है। जब तक एक टीचर को इन सब का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो टीचर नहीं बन सकती। इट मीन्स सब्जेक्ट नॉलेज मात्र से आप टीचर नहीं बन सकते हो। आपको यू हैव टू नो दैट थिंग्स कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट ले रहे हो आप क्यों पढ़ा रहे हो, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, आप क्यों क्लास में प्रेजेंट कर रहे हो, टीचिंग क्या कर रहे हो आप, हाउ कैसे पढ़ा रहे हो, व्हाट इज़ योर टेक्निक, और आप पढ़ाते समय आप कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, टीचिंग एड्स क्या यूज़ कर रहे हो, एग्जाम्पल्स क्या यूज़ कर रहे हो, कहाँ पढ़ा रहे हो, किस एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हो, PRT लेवल पे बच्चों को ग्राउंड में पढ़ा रहे हो या फिर लेबोरेटरी में पढ़ा रहे हो, स्मार्ट क्लासेस में पढ़ा रहे हो, फील्ड ट्रिप पे लेके जाके पढ़ा रहे हो या फिर किसी म्यूजियम में ले जाके पढ़ा रहे हो। तो डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट कि आप उसको कहाँ लेकर जाकर पढ़ा रहे हो, कब पढ़ा रहे हो। क्या हर सब्जेक्ट को किसी भी टाइम पढ़ाया जा सकता है? नहीं, हर सब्जेक्ट का एक माइंडसेट होता है। स्टार्टिंग में हमें टफ सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए लाइक इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, और देन उसके बाद जब हम लोग खा पी के सेटल हो जाते हैं तो हमें कैसे सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए जो थोड़े से बोरिंग से हो, है ना। कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, अगर टीचर इंटरेस्टिंग है तो हर सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाया, कब पढ़ाया, पूरे वर्ष का टाइम मैनेजमेंट बनाया गया है। पूरे साल भर में आपको कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें करिकुलम में दी हुई हैं। इसके बाद किसे पढ़ाना है, देखो मेन मुद्दा तो ये उठता है कि आप किसे पढ़ा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर जब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के ड्यूरेशन में हम सबसे पहले क्लास में जाते हैं तो हम पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं। पढ़ाने से पहले हम वहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो बच्चे मैं पढ़ाने वाली हूँ वो बच्चों का एटीट्यूड क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका इन्वायरमेंट क्या है, वो किस तरीके की स्टडी चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से क्लास को अपना बनाना चाहते हैं। तो पहला मेरा तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि मैं किससे पढ़ाने आई हूँ, जनरल है, स्पेशल है, गिफ्टेड है या फिर बैकवर्ड चाइल्ड है, किस टाइप का बच्चा है। तो उस बच्चे को यहाँ जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये निकल कर आता है, एक टीचर को ये जानना ज़रूरी है कि वो किसे पढ़ा रही है। जब तक वो ये नहीं जान पाएगी तब तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि मैं उसे पढ़ा क्यों रही हूँ। क्या मैं सभी बच्चों को इंजीनियर बना लूँगी, क्या सभी बच्चों को डॉक्टर बना लूँगी, क्या सभी बच्चे को IAS ऑफिसर बना सकती हूँ? नहीं, जिसकी जितनी काबिलियत होगी बच्चा उतना सक्सेस होगा। तो पहला मुझे जानने का फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं क्लास में जाकर पहले ये देखूं कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है वो किस योग्यता पर आधारित है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो पहले नंबर पर हम क्या रखेंगे, किसे। दूसरे नंबर पर हम लोग किसे चूज़ करेंगे। पहले बच्चा चूज़ कर लिया हमने कि हमें बच्चे पढ़ाने हैं, जनरल है, स्पेशल है, बैकवर्ड है, गिफ्टेड है, किस टाइप का है, मोरोन है, जड़ बुद्धि है, क्या बुद्धि है उसकी। अब जैसे ही मैंने बच्चा चूज़ किया तो मैं सेकेंड चूज़ करूँगी कि मैं उसे क्यों पढ़ा रही हूँ, क्या रीज़न है। हर बच्चे को मुझे थोड़ी डॉक्टर बनाना है, हर बच्चे को मुझे थोड़ी इंजीनियर बनाना है। हर बच्चे में कोई ना कोई ख़ास बात होती है, कोई ना कोई व्यवहार में उनकी विशिष्टता होती है। उन विशिष्टता को पहचान कर उन पक्षों को ध्यान में रखते हुए मुझे उन्हें शिक्षा देनी है। सभी, वैसे तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, बट क्या सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास हम कर रहे हैं तो क्या सभी पक्ष में कर पाएंगे? हर पक्ष में करेंगे ज़रूर, पर कोई एक ऐसा विशिष्ट गुण होगा जो बच्चे के आगे भविष्य में उसका विकास करेगा। तो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, जो फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है उसको फिजिकल गाइडेंस दूंगी, जो मैथ्स में इंटरेस्टिंग है उसको मैथमेटिकल गाइडेंस दूंगी,
जो डांस में इंटरेस्टेड है उसको डांस में गाइडेंस दूंगी। तो जो बच्चा जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है उस क्षेत्र के आधार पर उसे शिक्षा देते हुए उस क्षेत्र में भी उसे विकास प्रदान करूंगी। यहाँ पर हमारा सेकंड हो गया। तीसरे के मुद्दा उठता है कि क्यों तो डिसाइड कर लिया, पर उस क्यों को पूरा करने के लिए मैं क्या दूँ, कैसा कंटेंट बनाऊं कि मेरा बच्चा जिस ऑब्जेक्टिव को मैं लेकर यहाँ आई हूँ तो क्या उस कंटेंट के द्वारा उसको मैं पूरा कर लूँगी। दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा उठता है कि भाई मैंने यहाँ पे उद्देश्य ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, यहाँ मैंने क्या डिसाइड किया था, यहाँ मैंने चाइल्ड डिसाइड किए थे कि जनरल है, स्पेशल है, क्या है वो डिसाइड किया, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के मुद्दा आ गया। दूसरे में मैंने क्यों का मतलब क्या है, यहाँ किसकी बात कर रही हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही हूँ, उद्देश्य की बात कर रही हूँ। जैसे उद्देश्य निर्धारित कर लिया तो मैं तीसरे में आ गई, कंटेंट, बुक्स, मैं ऐसा क्या पढ़ाऊँ, इस कंटेंट में ऐसा क्या डालूँ कि मैं बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकूँ। इसे मैं चाइल्ड सेंटर रख रही हूँ, मैं कलरफुल पिक्चर्स डाल रही हूँ, मैं वर्ड भी बड़े बड़े रख रही हूँ ताकि पीआरटी लेवल पर उन बच्चों को बड़े बड़े अक्षर आकर्षित लगते हैं, कलरफुल भी बना रही हूँ मैं इन्हें। इसका मतलब मैं कंटेंट को इंटरेस्टिंग तो बना रही हूँ, बट मैं ऐसा क्या कंटेंट डालूँ कि मैं जिस उद्देश्य को निर्धारित कर ये किताब या कंटेंट बना रही हूँ वो पूरा होगा या नहीं होगा। तो करिकुलम हमें ये सारे उद्देश्य एनसीईआरटी को पूरा करने के लिए देता है। एनसीईआरटी हमारे लिए ऐसा कंटेंट तैयार करता है जिससे कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। तो यहाँ पे हम बुक्स की बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे, हमें क्या सिलेबस पढ़ाना है। हर कक्षा के लिए अलग अलग सिलेबस तैयार किया गया है उनकी आयु और क्षमता के आधार पर। 5वीं कक्षा का सिलेबस अलग होगा, 4th क्लास का सिलेबस अलग होगा, 3rd क्लास का सिलेबस अलग होगा। बट हम लोग इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कभी कुछ बुक्स वर्टिकल वे में होती हैं तो कुछ बुक्स हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं। बाकी जब हम पढ़ेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तब और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ तीसरे के बाद हमारा चौथा कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा। अब जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे किसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल कर ये आता है कि अब मैं उन्हें कहाँ पढ़ाऊँ और कब पढ़ाऊँ। तो मेरा चौथा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि मुझे कहाँ पढ़ाना चाहिए, मुझे लेबोरेटरी में पढ़ाना चाहिए, मुझे कहाँ इसको कंप्लीट करना है, तो वेयर में कहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या बात करूँगी मैं, कब। अब मैं यहाँ पे ये डिसाइड करूँगी कि मुझे कब पढ़ाना है। क्या हर बच्चे को यहाँ पर बार बार आप पढ़ा रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हो, नहीं। इसका एक टाइम मैनेजमेंट होगा, एक सुटेबिलिटी होगी कि आप कब उसको पढ़ा रहे हो। देन सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आता है, जिसके बिना हर शिक्षक क्या है, अधूरा है। इसका मतलब हाउ, कैसे का मतलब क्या है। यहाँ पे आप क्या ऐसा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो जिससे कि आपके इन सभी चीज़ों की व्यवस्था सफल हो सके। मैंने यहाँ पर बच्चा भी बैठा दिया, मैंने यहाँ पे आपके कंटेंट भी कवर कर दिए, मैंने यहाँ पे आपका उद्देश्य भी निर्धारित कर दिया, मैंने स्कूल की व्यवस्था भी कर दी, ठीक है, मैंने वो सारी व्यवस्था कर दी, समय की भी हर चीज़ व्यवस्था कर दी। अब मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया है, पर अब मुझे ट्रांसफ़र ही करना नहीं आ रहा है ज्ञान, तो कोई काम का है ये। इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम जो है फैसिलिटीज़ पे बेस्ड ज़रूर है, क्योंकि टीचर यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर है। कौन कहता है ये, एनसीएफ 2005 कहता है, यशपाल कमेटी के द्वारा जो आया है 1993 में, है ना। उन्होंने यशपाल कमेटी के द्वारा, यशपाल जी ने इनका अध्यक्ष थे इसके, और एनसीएफ उनके द्वारा निर्मित किया गया है। अब इसमें उन्होंने कहा कि लर्निंग विदाउट बर्डन, एनसीएफ में यशपाल जी ने अध्यक्ष में बनकर उन्होंने एक चीज़ कहा, एक नारा दिया कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, बिना बोझ के शिक्षा तो तैयार कर रहे हैं, बट ऐसा क्या करूं कि बच्चों पर बोझ पड़े ही ना, क्योंकि तुम इवैल्यूएशन भी लोगे, मूल्यांकन भी लोगे, पढ़ाओगे भी, लिखाओगे भी, टेस्ट भी लोगे, होमवर्क भी दोगे, एक्टिविटीज़ भी कराओगे, सब कुछ कराओगे, बट ऐसा क्या कराओगे कि बच्चे को बोझ नहीं लगेगा। तब एक अप्रोच आता है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो हमने हाउ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैं कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ। तो यहाँ हाउ के अंदर टीचर क्या क्या इस्तेमाल करेगी कि उसका टीचिंग वे और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सबसे पहला वो क्या इस्तेमाल करती है, वो करती है मैक्सिम्स का इस्तेमाल करती है। मैक्सिम्स क्या होते हैं, जिनको हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा,
ये बेसिक, आज मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं थ्योरीज़ की तरफ जाऊँगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में थ्योरी की कंसल्ट करूँगी, ठीक है। तो मैक्सिम्स सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, नोन टू अननोन है, इजी टू डिफ़िकल्ट है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए जिनको हम कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत के बाद तीसरे नंबर पर क्या होता है, मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएंगी, विधियां। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए, कौशल। एक टीचर के पास कई टाइप के कौशल होते हैं बेटा, कौन से कौशल इस्तेमाल करेंगे हम लोग। प्रिंसिपल्स में तो हम लोग कोई भी देख सकते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत दे सकते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दे सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट का दे सकते हैं, पार्टिसिपेशन का प्रिंसिपल दे सकते हैं। मेथड्स में इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डाल्टन मेथड, किंडरगार्टन मेथड, है ना, मॉन्टेसरी मेथड, प्लेवे मेथड, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बहुत सारे मेथड हैं, सब डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स कौशल होते हैं। माइक्रो टीचिंग के द्वारा आपको स्किल्स प्रैक्टिस कराई जाती है, तो स्किल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें एलन ने 14 दिया है, कोर करिकुलम ने 19 दिया है, बीके पासी ने 14 दिया है, उसमें अगर ऐड करें तो उन्होंने थोड़े ऐड भी कर दिए हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी ने 7 स्किल्स दी हैं, तो सब ने अलग अलग स्किल्स दी हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबके पास अलग अलग कौशल्स हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, और उन स्किल्स के ज़रिए वो अपनी क्लास को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये कहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हाउ, ध्यान रखोगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाउ। तो टीचर के पास ये जो है ये उसका हथियार है, अगर ये नहीं है ना तो वो शिक्षण नहीं कर सकती। इसका मतलब आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है। स्किल्स के बाद हमें और किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, कहाँ से कमांड होती है, तो वो टीचिंग एड से होती है, ठीक है, टीचिंग एड से होती है ना। अब देखोगे दूसरी चीज़ यहाँ पे, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जिनका प्रयोग आप लोग क्या करते हो, रुक जाएगा, ठीक है। तो टीचिंग एड का प्रयोग करने के लिए मतलब है कि जब हम कौशलों का प्रयोग करते हैं, और टीचिंग एड का मतलब है कि इन कौशलों को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम किन का प्रयोग कर रहे हैं, टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मोटिवेशन का नॉलेज होना चाहिए, अभिप्रेरणा का। इसके अलावा बात करें तो रीइंफोर्समेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपका किस तरीके का पुनर्बलन आप बच्चों को दे रहे हैं कि वो उस चीज़ को सीखने के लिए और ज़्यादा अपने आप को डेवलप करें। इसके साथ साथ आपको होमवर्क देने का नॉलेज होना चाहिए, आपको क्लास में वॉइस मॉड्यूलेशन का नॉलेज होना चाहिए, आपको एक्टिविटी बाय लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि पीआरटी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादा बड़ी उम्र को ना ध्यान रखकर बाल्यावस्था तक सीमित रहेंगे, है ना, चाइल्डहुड तक सीमित रहेंगे। और ये जो है आज मैंने आप लोगों को बेसिकली पीआरटी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा दिया है। क्लास को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और डिटेल में बताते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी कि आपको पीआरटी साइकोलॉजी के अलग अलग टर्म में कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं या कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिख कर दें। नमस्कार।